Hello everyone, welcome back to my channel Educare Academy by मनदीप मैम। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे DSSB के जर्नल अवेयरनेस के कुछ PYQs को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा डैश में स्थित है। जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है और वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो सिचुएटेड है औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1660 में इसे औरंगजेब ने अपनी वाइफ दिलरास बानो बेगम उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल से मिलता जुलता है ये, इसी के कारण इसे दक्कन का ताज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इज सुरभार एक प्रकार का डैश यंत्र है। तो दोस्तों ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा है? तंतुवाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सुरभार लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्य तंत्र है। ये यूज होता है शास्त्रीय संगीत में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। 2003 में पास हुआ था ये एक्ट। इसका मेन एम था कि जो सरकार के बजट हैं उसके मैनेजमेंट में और राजकोषीय उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी स्थिरता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4, 2021-2022 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 5 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए डैश के आवंटन की घोषणा की थी। तो दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए उन्होंने कितने करोड़ की आवंटन की घोषणा की थी? वो की थी 50,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो NRF है वो क्या करता है, उसके गोल्स क्या है? स्ट्रेंथ इंडियाज रिसर्च एंड इनोवेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिमूव करता है बैरियर्स को टू रिसर्च, रिमूविंग बैरियर्स टू रिसर्च, बिल्डिंग इंडियाज कैपेबिलिटी इन रिसर्च एंड इनोवेशन। बिल्ड करता है इंडिया की कैपेबिलिटी को रिसर्च और इनोवेशन के लिए। कवरिंग रिसर्च इन सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस। किस किस को कवर करता है ये? सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च होती है। इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रिसर्च इन इंडिया। ठीक है ना, इंक्रीज करता है प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो कंट्रीब्यूट करे अपने रिसर्च को इंडिया में। और इंश्योर करता है दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स गो टू स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। कि जो जितना भी गवर्नमेंट का फंड आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर खर्च हो। ये जो NRF है ये एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जो प्रोवाइड करती है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और फंडिंग फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समवाहिनी पादप जिसमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्त बीजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंजियोस्पर्म्स ऐसे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और जो उनके बीज होते हैं उसको फल के रूप में धारण करते हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। और ये एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है विद इन द किंगडम ऑफ प्लांट विद अबाउट 300,000 स्पीशीज। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल नॉन लिविंग ग्रीन प्लांट्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट को अक्सर जीवन की कुंजी सार्वभौमिक निर्माण खंड कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है कार्बन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
मानव शरीर में पाए जाने वाले कार्बन जो तत्व होते हैं उसको अक्सर जीवन की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा पृथ्वी पर जितने भी ज्ञात मतलब जितने भी जीवन है जितना भी जीवन है उस पर वो कार्बन पर आधारित है। देखो, नाइट्रोजन चक्र होता है जो, और जो ऑक्सीजन चक्र होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ कार्बन का चक्र भी होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीजीकरण, ऑक्सीकरण और अपव्यय। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रेशन, जलयोजन, जो जलयोजन अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। जब कोई भी पदार्थ जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है ना, तो उसे जलयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथीन के जलयोजन से एथेनॉल मिलता है, तो इसी को जलयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शंस के हिसाब से तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कामेत। ये 7756 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी इनमें से, जो चमोली जनपद में सिचुएटेड है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, ठीक है, विद द हाइट ऑफ 7817 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है जो, वो है कांगतो, ऑप्शन सी। कांगतो चोटी नहीं है उत्तराखंड में, ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। जबकि नंदा देवी चमोली में है उत्तराखंड में, कामते भी चमोली में है, और हरदोल पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किश्तवाड़ हिमालय स्थित है? तो दोस्तों वो आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो किश्तवाड़ है वो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में चंबा लाहौल के जो बीच चेनाब नदी है के उत्तर पूर्वी तट पर सिचुएटेड है। और किश्तवाड़ हिमालय को जम्मू कश्मीर राज्य में हिमाचल पर्वत की एक छोटी उप श्रेणी के रूप में जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और डैश के नेतृत्व में मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जैन 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच में लड़ा गया था। कहाँ है अहमद शाह दुरानी? गिरा। ऑप्शन 3 सी इज द राइट आंसर। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, ये फर्स्ट हुआ था, और सेकंड हुआ था 5 नवंबर 1556 को, और ये थर्ड वाला युद्ध। पहला वाला जो युद्ध था 21 अप्रैल 1526 में, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड वाला युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और थर्ड वाला किसके बीच में हुआ था? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रणाली थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जो अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल की प्रणाली थी, इसका कार्य स्टेट से रिलेटेड सारे कामकाज, जो जितने भी कामकाज थे उस पर राजा को सलाह देना था। ये 8 अधिकारी थे दोस्तों। पहला था जैसे पेशवा, जो राजा का प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। दूसरा होता था अमात्य, जैसे वित्त मंत्री। तीसरा वकीय नवीस, जैसे कि गृह मंत्री। फोर्थ होता है दबीर, विच इज विदेशी विभाग का कार्य करता है जो। फिफ्थ इज पंडित राव, जो कि धार्मिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज सचिव अधिकारिक, सचिव, जो
न्याय जो आधिकारिक जो पत्राचार करते थे वो, ठीक है। एंड सेवेंथ सरेनौबत यानी सेनापति सेना के मामलों को देखता था। एंड एट लास्ट विच इज न्यायाधीश, न्यायाधीश जो कि मुख्य न्याय करता था। ओके, तो ये सारे अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। इनको अष्टप्रधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज कुषाण डैश लोगों के जातीय वंशज थे। तो कुषाण जो थे वो थे ऑप्शन बी यूएजी, यूएजी के जातीय वंशज थे। कुषाणों को ना दोस्तों यूची और तोखारी भी कहा जाता था। ये लोग खानाबदोश लोग थे। भारत में जो कुषाण वंश का सबसे पहला विख्यात कुंजुल कडफिसिस ये था, ठीक है। और कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे ज्यादा महान राजा था। और कनिष्क ना कला और जो संस्कृति थी वहाँ का कल्चर था उसको लेकर भी बहुत ज्यादा पोसेसिव था। उसके समय में मूर्ति जो कला थी, जैसे गंधार शैली होती है ना, गंधार शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली, इसका भी जन्म हुआ था कनिष्क के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों सबसे पहले यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरिलाल जैकिसुनन दास कान्या। क्वेश्चन नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे। फर्स्ट इंडियन जज टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश थे। और एट प्रेजेंट दलवीर भंडारी हैं, जिनका कार्यकाल है दोस्तों 2018 से 2027 तक 2027 तक है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश हैं। और दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इन 1945। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नीदरलैंड में। और इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, ऑफ कोर्स इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 2017 में डॉक्टर जॉयदीप बागची के नेतृत्व में भारतीय खगोलविदों के एक दल द्वारा खोजी गई मंदाकिनी के सुपर क्लस्टर का नाम डैश रखा था। तो दोस्तों उसका नाम रखा था ऑप्शन डी सरस्वती। 2017 में पुणे में जो सिचुएटेड है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के जो खगोलविद थे डॉक्टर जॉयदीप बागची, इनके नेतृत्व में एक दल द्वारा खोजी गई मंदाकिनी के सुपर क्लस्टर का नाम रखा था सरस्वती। जो सुपर क्लस्टर है वो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है उससे बंधी हुई आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूह की एक श्रृंखला होती है, जो बेसिकली आकाश गंगाओं के समूह से कई 100 गुना बड़ी होती है दोस्तों। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में तत्काल तिहरा तलाक प्रणाली को असंवैधानिक करार दिया। In which year did the Supreme Court of India deem the instant triple talaq system unconstitutional? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2017 में, थोड़ा टाइम पहले की ये बात है। ये न्यूज़ पे भी आई थी कि जो ट्रिपल तलाक है वो अब कैंसिल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। इसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी, 2 जज की तरफ से ना थी और 3 जज की तरफ से हाँ थी। इसके बाद ये फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिक को क्या देता है, समानता का अधिकार देता है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने
निर्णय दिया कि वह अपने मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, कहाँ है ये, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1973 के जो मामला था उसके ही बेसिस पे संविधान की आधारभूत संरचना को एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था कि, और इसके अंदर कितने न्यायाधीश बैठे थे, 13 न्यायाधीश बैठे थे। इसमें 7-6 बहुमत था, ठीक है, 7 लोगों की तरफ से हाँ था और 6 तरफ ना था। उसके बेसिस पे मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रामनाथन कृष्णन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हो सकते हैं? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में जन्मे हैं और इन भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ये रामनाथन कृष्णन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टेनिस के हैं और ये कहाँ इनका बॉर्न हुआ है, तमिलनाडु में। और इन्हीं को भारतीय टेनिस का जो कारवां है वो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और ईयर 1962 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है और 1967 में इनको मिला था पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गेंदबाज अगस्त 2021 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में सर्वाधिक विकेट लेने का भारत का रिकॉर्ड धारक है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यजुवेंद्र चहल। इनको अगस्त 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक विकेट लेने का भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 122 मैचेस में 157 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।